19 तारीख को दिल्ली बाबा क्वार्टर में जो घटना घटित हुई उसका सिलसिलेवार व्याख्या मैं बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। मेरी 8-10 दिन से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। गले में कफ और बलगम का शिकायत बहुत हो रहा था, फीवर भी हो रहा था। 2 बार बलगम में ब्लड भी आया। मैं कानपुर में लोकल डॉक्टर से दिखाया भी। लोकल डॉक्टर ने बताया कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी अच्छे डॉक्टर से एक बार चेकअप करा लीजिए। बाबा बर्थडे होने के कारण मैं बाबा बर्थडे में व्यस्त रहा और 16 तारीख को बाबा बर्थडे खत्म होने के बाद 18 तारीख को शाम को मैं दिल्ली आया और इस उद्देश्य से आया कि दिल्ली में चेकअप करा करके यदि कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगा तो वहीं से फिर मैं आनंद नगर चला जाऊंगा। मेरा टिकट कंफर्म नहीं था, चूंकि प्राणेश्वरन से मेरी बात हो गई थी, उनका टिकट आनंद नगर के लिए कंफर्म था। तो मैं सोचा कि डॉक्टर को चेकअप करा के 20 तारीख को यदि प्रॉब्लम नहीं होगा तो आनंद नगर आ जाएंगे, यदि प्रॉब्लम होगा तो फिर हम दिल्ली में रुक के इलाज कराएंगे। तो मैं 18 तारीख को शाम में कालिंदी एक्सप्रेस से दिल्ली आया। सुबह दिल्ली बाबा क्वार्टर में दिन भर रहा। बाबा क्वार्टर के बारे में मुझे सुनने को मिला था किसी वर्कर को वहां रुकने नहीं दिया जाता है रात। तो और सुदेवानंद के बारे में भी सुना था कि वहां पर उनको भी गए, रुकने नहीं दिया गया। मैं सोचा प्रैक्टिकल खुद ही जाके देखूं क्या स्थिति है। तो मैं बाबा क्वार्टर पहुंचा, दिन भर रहा। मधुव्रता जी ने हमसे पूछा तुम ऐसे यहाँ रिवर्स कैसे आ गए हो। मैंने सारी बातें बता दी। कल मेरा अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा। तो मैं 19 तारीख को भी डॉक्टर के पास जा सकता था, लेकिन थका हुआ था क्योंकि बाबा बर्थडे का रात्रि जागरण हो गया था। फिर ट्रेन से उस दिन गया, उस दिन भी जागरण हो गया था। तो ब्रह्मदेव को मैं बोला तो ब्रह्मदेव बोला कि कल चलेंगे। तो हम बाबा क्वार्टर में साधना पूजा करने के उद्देश्य से गया। थोड़ा माहौल अच्छा है, बाबा क्वार्टर है, गुरु निवास है, बाबा रूम में साधना करेंगे, अच्छा लग रहा था मुझे भी। शाम में जैसे हुआ है, गुरु निवास है, बाबा रूम में साधना करेंगे, अच्छा लग रहा था मुझे भी। शाम में जैसे हुआ मधुव्रतानंद जी एक एक करके बुला के बोलने लगे यहाँ रहने का, रात्रि रुकने का अलाउ नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले प्राणेश्वरानंद को बुला के बोला कि बड़े दादाजी का आदेश है, यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। तुम यहाँ किससे पूछ के आया? जहां पर हायर अथॉरिटी बैठा हो उनके पास जाने के लिए टीपी की आवश्यकता नहीं है। चूंकि वहाँ सेंट्रल ईरो सेक्रेटरी बैठे हैं, वो मेरा ऑफिस है, हायर अथॉरिटी का ऑफिस है, सेक्टोरियल ऑफिस है, इसलिए वहाँ जाने के मेरा जन्म अधिकार है। कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो उन्हीं के पास जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। फिर उन्होंने हमको भी पूछा तेरा क्या प्रोग्राम है। मैं बताया कल
मेरा डॉक्टर को चेकअप कराना है। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो मैं आनंदनगर चला जाऊंगा, इन लोगों के साथ निकल जाऊंगा, इनको लोगों का टिकट कंफर्म है। फिर उन्होंने प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। उसी समय दिल्ली एयरपोर्ट से एक मेहमान आए, उनको उन्होंने गेट पर जाकर रिसीव किया, बाकायदा उसको रिसीव करके अंदर लाए, और अंदर लाए जैसे ही वैसे फिर गेट पर हमारे दादाजी रुक गए। पीछे उनका मेहमान था, अटैची लिए खड़े। उन्होंने बोला कि यहाँ से चले जाइए, यहाँ अभी गेस्ट आ गए हैं, गेस्ट रहेंगे। प्राणेश्वरानंद जी को बोला कि तुम यहाँ से अभी निकल जाओ, महाप्रेमानंद जो है इनको भी ले जाओ यहाँ से। और इस तरह की भाषा उन्होंने यूज किया एक बाहरी लोगों के सामने। तो मुझे क्रोध आया कि एक ननमार्गी को वहां रुकने का अलाव है, उसको वेलकम करके लाया जा रहा है, ठहराया जा रहा है, और मैं 25 साल से आनंद मार्ग में काम कर रहा हूं। हमको अपने गुरु निवास में गुरु के यहाँ रुकने का भी परमिशन नहीं। इसी बात पर दोनों में बहस हुई, और बहस इतनी बढ़ी कि यह अनहोनी घटना में बदल गई, जो नहीं होना चाहिए था। मुझे भी इस बात का खेद है, और कुछ फिजिकल वायलेंस भी हो गया। तो मेरा कहना है कि बाबा क्वार्टर पर हम लोगों का अधिकार है या नहीं। बाबा क्वार्टर में जब वर्कर फील्ड में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काम करते करते, तो बाबा क्वार्टर ही एक ऐसा जगह जहां वो शांति लाभ करते हैं, वहां जाकर इंस्पिरेशन महसूस करते हैं, अपने आप को रिचार्ज करते हैं। वहां यदि इस तरह की तानाशाही की जाएगी तो स्वाभाविक है किसी के मन में भी गुस्सा आएगा। आप उसके जगह पर रहेंगे, आप मेरे जगह पर रह के देखिए, तो आपको भी उसी तरह का क्रोध होगा जैसे मुझे हुआ। पचासी वर्ष के बुजुर्ग दादा सुदेवानंद जी को वहां पर रहने नहीं दिया गया। एक बुजुर्ग सन्यासी से रूल रेगुलेशन की आशा करना, टीपी की आशा करना, ये कहां का न्याय है? जो अस्थमा के पेशेंट हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, सभी इम्परफेक्ट है और परफेक्शन की ओर चल रहे हैं। चलने के क्रम में बहुत इंसान से गलतियां हो जाती है। सुदेवान दादा से भी कुछ गलतियां हो गई। तो ऐसे बुजुर्ग को इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। मिशन में इस तरह की घटनाएं देखेंगे तो बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी एसीएस ने का वीडियो वायरल हुआ, रांची बाबा का क्वार्टर जो हिस्टोरिकल जागृति है, नंगे होकर ब्लू फिल्म देख रहे हैं। आज दिन तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। फॉक्सो एक्ट में कितने सन्यासी दोषी हैं, यदि उसका अपराध को देखा जाए तो उसके सामने मेरा कोई भी अपराध है, कुछ भी अपराध नहीं है। फॉक्सो एक्ट में जो अपराध किए हैं, जिसमें आजीवन कारावास की सजा निहित है, ऐसे सन्यासी उच्च पदों पर बैठ करके उस पद की गरिमा को महिमा मंडित कर रहे हैं। तो जस्टिस सबके लिए बराबर होता है, न्याय सबके लिए, आनंद मार्ग का सिस्टम सबके लिए बराबर है।
किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। यदि ऐसा रहेगा तो वर्कर में असंतोष भड़केगा। दूसरी बात, यदि सिस्टम की बात है तो सिस्टम की आड़ लेकर के कोई आदमी गैर कानूनी काम कर रहा है, जैसे इराद सेक्रेटरी का कार्यालय रांची में है, वो अवैध रूप से बाबा क्वार्टर में रह रहा है। 25 साल से दिल्ली में है, आज दिन तक उसका दिल्ली से बाहर कभी टीपी नहीं बनता है। एक इरोज सेक्रेटरी जब फील्ड में नहीं घूमेगा, डीएस डीटीएस के पास नहीं जाएगा, तो उसकी दर्द को क्या समझेगा। अपने रूम में एसी लगा करके ऐश आराम की जिंदगी जीना, और किसी वर्कर के पास फील्ड में पंखा तक नहीं है, उसके दर्द को वो कैसे समझेगा। ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति को देखकर स्वाभाविक है किसी का भी गुस्सा उबल पड़ेगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक बुजुर्ग सन्यासी के लिए 4 नौकर चाकर लगे हुए हैं, जूस पिलाने के लिए अलग, नंगोटा धोने के लिए अलग। इवन इतना ही नहीं, आनंद मार्ग का सेकेंड जीएस इरोज सेक्रेटरी खुद उनकी सेवा में इरोज डिपार्टमेंट का काम छोड़ के लगे हुए हैं। फील्ड में वर्कर कैसे जी रहे हैं, कैसे संघर्ष कर रहे हैं, जब वर्कर के पास रहेंगे, जाएंगे, सोएंगे, उनके साथ खाएंगे, तभी उसका दर्द समझ में आएगा। एसी रूम में बैठ के किसी का भी दर्द नहीं समझा जा सकता। स्वयं 25 साल से दिल्ली में बैठा हुआ इंसान दूसरे को सिस्टम की दुहाई दे रहा है। स्वयं किसी के मोबाइल को चुरा करके, रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड करके, उसके पर्सनल चीज को रिकॉर्ड करके वायरल कर दे रहा है, वो सिस्टम की दुहाई दे रहा है। कोई वर्कर गलती करता है, उसको यदि 4 वर्कर मिलकर डील करता है, पीपी दादा किसी को डांटते भी हैं, उनकी बात को रिकॉर्ड करके, जो जिस वर्कर को पसंद नहीं करते हैं उसकी बात को फोन से रिकॉर्ड करके वो पूरी पब्लिक में वायरल कर देता है। ऐसे व्यक्ति सिस्टम की दुहाई दे रहे हैं, जो खुद एक भी सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में बैठ के अय्याशी का जीवन जी रहे हैं। एक मार्गी ने उसको कार दिया खरीद के, कार को उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड को दे दिया। फिर उस मार्गी को जब पता चला तो उसने कार उनसे वापस ले लिया। जो व्यक्ति एसी में बैठ के अय्याशी जीवन जी रहा है, वो सिस्टम की बात कर रहा है। इसीलिए जो सिस्टम की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, केवल बाबा का यह नियम, 2 नियम इनके जुबान पर रहता है: नो लॉजिक, नो रीजनिंग, कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। ओबीडियंस इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज ओबीडियंस। मेरे लिए तो मैं कहना चाहता हूं कि ये 2 सिस्टम तभी पालन हो पाएगा जब तक कि बाबा का और भी 2 रूल है, उसको पालन नहीं किया गया तो ये नियम कभी भी फॉलो नहीं हो सकता। बाबा का कॉन्डक्ट रूल में एक रूल है: सेटिंग एन एग्जाम्पल बिफोर आस्किंग एनीबॉडी टू डू द सेम। किसी को कुछ कहने के पहले अपने को एग्जाम्पल प्रस्तुत करना पड़ेगा, खुद करके दिखाना पड़ेगा। उनके आचरण से हम सीखेंगे मुझे क्या करना है। हमको बुलवाया गया बाहर निकालने के लिए। दूसरा है, वर्कर शुड गिव द डिग्निटी ऑफ लेबर, नॉट द डिग्निटी ऑफ पोस्ट। आज पोस्ट में बैठ के लोग अधिकार की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए। जहां अधिकार है वहां जिम्मेदारी भी जुड़ा हुआ उसके साथ।
बाबा क्वार्टर किसी की अय्यासी करने का आशियाना नहीं है, वह स्पिरिचुअल सेंटर है। कोई भी वर्कर अपना जब स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन में कमी महसूस करे तो वहां जाकर के स्पिरिचुअल वाइब्रेशन इंस्पिरेशन ले सकता है। यह अधिकार होना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी का जो राइट है, प्रेसिडेंट का जो राइट है, वो खुद इस्तेमाल करिए। उनका पावर कोई पीछे से पर्दे में रह के जब इस्तेमाल करता है तो उस संगठन में, उस संस्था में असंतोष भड़कता है। आज वही असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया है। चारों तरफ जो है निराशा छाई हुई है। किसी देश, किसी संस्था का एडमिनिस्ट्रेशन जब किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, किसी वर्कर को न्याय देने में असक्षम रहता है, तो इसकी परिणति स्वयं वो व्यक्ति अपने हाथ में कानून व्यवस्था ले लेता है।